students, how are you all? I hope that you all are fine. So आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 3 दैट इज रूरल लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल। ओके, सो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ब्रिटिश किस तरीके से शासन कर रहे थे। हमें ये पता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप की। ओके, तो वो एज अ ट्रेडर आए थे, सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे। बट धीरे धीरे वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गए हैं, ट्रेडर से रूलर के फॉर्म में। ओके, ट्रेडर से वो अब हमारे टेरिटरीज की तरफ बढ़ चुके हैं, ट्रेड से वो बिल्कुल टेरिटरीज की तरफ हमारे बढ़ चुके हैं। अब वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी दखल दे रहे हैं, हमें एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। ओके, हमें हमारे ऊपर रूल करना चाह रहे हैं। ओके, और रूल कर भी रहे हैं। अब हमने और ये चीज़ हमें कहाँ से देखने को मिल रही है, जो बैटल ऑफ प्लासी हुई, देन बैटल ऑफ बक्सर हुई, उसके बाद बंगाल पूरा इनके अंडर आ गया था। ओके, तो उसी के बाद से अब हम उसी के बाद की स्टोरी देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग हमारे यहाँ ट्रेडर से धीरे धीरे अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं। ओके, हमारे ऊपर रूल करना चाह रहे हैं, इंडिया को अपनी कॉलोनी इन्होंने किस तरीके से धीरे धीरे बना ली। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। Our chapter 3 is rural life under the British rule. Okay, इसमें अगेन जो हमें दे रखा है, इसमें हम देखेंगे कुछ और नई चीज़ें ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, महलवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, रॉयतवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ओके, देन हम लोग देखेंगे इंडिगो रिवोल्ट इन चंपारण। ये सभी चीज़ें हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। So let's start. Battle of Plassey. After the Battle of Plassey, the British were firmly established in India. Battle of Plassey के बाद ब्रिटिशर्स अच्छे से इंडिया में एस्टैब्लिश हो गए थे, बोथ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल तरीके से भी और इकोनॉमिक तरीके से भी। ओके, फ्रॉम ट्रेडर्स दे हैड बिकम पॉलिटिकल मास्टर्स। अब वो ट्रेड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे हैं, व्यापारी से अब वो क्या बन गए हैं, यहाँ के पॉलिटिकल मास्टर्स बन गए हैं। अब उनकी मेन इंटरेस्ट ले इन द मैक्सिमाइजिंग ऑफ देयर प्रॉफिट। उनका मेन इंटरेस्ट किस चीज़ में है कि वो किस तरीके से अपना खुद का प्रॉफिट बढ़ाएं, प्रॉफिट को मैक्सिमम करें। दे रीप्ड ह्यूज प्रॉफिट एज ट्रेडर्स and now the whole country was their domain and they exploited it to the maximum. As a trader उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट गेन किया, बट अब क्या हो गया है, पूरी कंट्री उनके डोमेन में आ गई है। अब वो क्या करेंगे, जितना ज़्यादा इंडिया को एक्सप्लॉइट कर सकेंगे उतना ज़्यादा करेंगे, जितना ज़्यादा इंडिया को बर्बाद कर पा रहे होंगे उतना ज़्यादा करेंगे। ओके, और ये सब वो क्यों कर रहे हैं, खुद के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। ओके, द बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, 1757। बैटल ऑफ प्लासी मेड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द पॉलिटिकल मास्टर ऑफ बंगाल। बैटल ऑफ प्लासी के बाद वो पॉलिटिकल मास्टर कहाँ के बन गए थे, बंगाल के बन गए थे। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर उन्हें वहाँ की दीवानी राइट भी मिल गई थी। दीवानी राइट कहाँ की मिल गई थी उन्हें, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की। ओके, उन्हें बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की दीवानी राइट्स मिल गई थी फ्रॉम द मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड इन 1765। ओके, दिस वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी। ये कंपनी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। द कंपनी नाउ हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस टेरिटरीज। अब कंपनी के पास किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि इन टेरिटरीज की वो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी देखें। सारे जो पैसों से रिलेटेड काम है, जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड काम है और एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा कौन देखेगा, अब कंपनी देखेगी। It had to organize the administration and increase the revenue collection. एडमिनिस्ट्रेशन उनको पूरा ऑर्गेनाइज करना है, किस तरीके से जो है टेरिटरी का कामकाज चलेगा, पूरा उसे ऑर्गेनाइज करके उसे सेट करके
और साथ में उन्हें क्या करना है, रेवेन्यू कलेक्शन को इंक्रीज करना है। ओके जो इनकम वो लोगों से ले रहे हैं, जो टैक्स लोगों से ले रहे हैं, या जो शेयर उनके प्रोड्यूस का वो ले रहे हैं लोगों से, वो उन्हें क्या करना है, अब मैक्सिमम करना है, इंक्रीज करना है। ओके इंक्रीज करना है। Why did the East India Company needs fund? अब ईस्ट इंडिया कंपनी को फंड्स क्यों चाहिए? The primary function of East India Company was to, शुरू में वो क्या करते थे, शुरू में वो स्पाइसेस, कॉटन, इंडिगो एंड अदर रॉ मटेरियल्स ये वो खरीदते थे हमसे और यूरोप में उसे हाई प्रॉफिट में, ह्यूज प्रॉफिट गेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में उसे यूरोपियन मार्केट में सेल करते थे, क्योंकि यहाँ के कॉटन, स्पाइसेस और इंडिगो और जो भी चीज़ें यहाँ से जा रही थी उसकी यूरोप मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। ओके इसलिए ये अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे प्राइजेस बताते थे। द कंपनी नीडेड मनी टू इन्वेस्ट इन बाइंग दीज कम्युनिटीज। कंपनी को मनी चाहिए होता है इन चीज़ों को हमसे खरीदने के लिए। इनिशियली शुरू में वो गोल्ड एंड सिल्वर लेके आए थे इंग्लैंड से। ओके शुरू में तो वो गोल्ड एंड सिल्वर इंग्लैंड से लेकर ही आए थे, उस टाइम गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स चलते थे, राइट। तो गोल्ड एंड सिल्वर वो इंग्लैंड से लेकर आए थे, बट लेटर ऑन दे थॉट ऑफ फाइनेंसिंग इट्स ट्रेड फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। बाद में उन्होंने क्या सोचा कि हम बार बार इंग्लैंड से कैसे लेके आए और कब तक इंग्लैंड से मंगवाए पैसा खरीदने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इंडिया में खरीद के इंडिया का पैसा ही इनको देंगे, मतलब इंडिया के पैसे से ही इंडिया के सामान खरीदेंगे हम। इट रिक्वायर मनी टू मेंटेन ह्यूज आर्मी टू फाइट वॉर्स अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स एंड इंडियन रूलर्स। साथ ही उन्हें पैसे किस चीज़ के लिए भी चाहिए थे, क्योंकि टेरिटरीज ले ली है, टेरिटरीज हड़प ली है, तो वो आर्मीज जो है उनकी खुद की आर्मीज और वहाँ के जो सोल्जर्स हैं उन्हें देखना होगा, तो उन्हें मेंटेन करके रखना है, उन्हें पे भी करना पड़ता है। ओके तो इसलिए भी उन्हें क्या चाहिए, पैसे चाहिए। ऑल्सो इट हैड टू सेंड मनी टू इंग्लैंड इन ऑर्डर टू पे डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। और साथ ही उन्हें पैसे इंग्लैंड भी भेजने होते हैं, जो कंपनी के और जो डिविडेंड्स है और जो शेयर होल्डर्स हैं और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें भी उनका डिविडेंड भेजना पड़ता है। इसीलिए कंपनी को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अनदर मेजर एक्सपेंस ऑफ द कंपनी वाज पेइंग द ऑफिसर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन इंडिया। अब जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर लिया है इंडिया में, अपना पूरा जो कामकाज है वो इंडिया में ले आए हैं, इंडिया में सेटअप कर लिया है, तो जो डिपार्टमेंट में जो लोग वर्क कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो लोग वर्क कर रहे हैं उन्हें भी तो पे करना होगा। आज हमारे गवर्नमेंट के अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसे पेमेंट देती है, गवर्नमेंट उसे अपनी सैलरी देती है, राइट। उसी प्रकार से जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्हें क्या देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी। इसलिए भी उन्हें अब क्या चाहिए, और ज़्यादा पैसा चाहिए। Thus, to fulfill its requirement for money, the East India Company turned its attention towards agriculture, which was the chief source of income. Thus, ये मनी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना इंटरेस्ट पूरा बदल के एग्रीकल्चर पे ले आए। उनका इंटरेस्ट पूरा अटेंशन जो उनका था वो कहाँ ले आए, एग्रीकल्चर पे ले आए, क्योंकि इंडिया में चीफ सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सबसे ज़्यादा इनकम हमें कहाँ से आती है, एग्रीकल्चर से आती है। ओके तो उन्होंने क्या करा, द कंपनी इंट्रोड्यूस न्यू रेवेन्यू पॉलिसीज, नई रेवेन्यू पॉलिसीज लाई, या फिर जो हम आगे पढ़ने वाले जो सेटलमेंट्स वो लेके आए हैं एग्रीकल्चर। ऑल द पॉलिसीज वेयर इंटेंडेड टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। और सारी जो पॉलिसीज है वो यहाँ के लोगों के लिए नहीं है, यहाँ के फार्मर्स के फायदे के लिए नहीं है, वो किस लिए है, ताकि कंपनी का जो फंड है वो इंक्रीज हो, कंपनी के पास जो पैसे आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उनका प्रॉफिट बढ़े। इवन इफ दोज पॉलिसीज हार्म द प्रेजेंट, और वो पॉलिसीज चाहे भले ही फार्मर्स को नुकसान पहुंचाए पर कंपनी को फायदा होना चाहिए, ऐसे सेटलमेंट्स वो लेकर आए। ओके, व्हाई डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी नीड इंक्रीज अमाउंट ऑफ
फंड्स। ये क्वेश्चन हम अभी पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रॉब्लम विथ रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू को कलेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज a trading concern but it had acquired the right to collect revenue। यूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, एक ट्रेडिंग कंपनी है। ओके, पर अब उन्हें क्या मिल गया, दीवानी राइट मिल गई है। ओके, तो अब उन्हें क्या राइट मिल गया है कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करें। ओके, दीवानी राइट से उन्हें अब क्या मिल गया है, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। The company did not want to set up a system of revenue collection। वो नहीं चाहते थे कि हम हमारी कंपनी के अंदर लोगों को और बढ़ाए और एक रेवेन्यू कलेक्शन का पूरा सेटअप करें कि आप लोग जाके रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे, आप लोग काउंट करेंगे। ओके, ऐसा वो लोग नहीं चाह रहे थे। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू कलेक्शन। पर उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करें, बढ़ाएं। हाउएवर द इकोनॉमी ऑफ बंगाल वाज फेसिंग अ डिक्लाइन। बंगाल की इकोनॉमी तो पूरी डूब रही थी। फार्मर्स वेर अनेबल टू पे देयर ड्यूज। फार्मर्स जो उनके बचे हुए पैसे थे वही नहीं दे पा रहे थे, जो उन्हें टैक्स पे करना था वही नहीं दे पा रहे थे। आर्टिशन कुड नॉट अर्न इवन देयर livelihood because they had to sell their good at lower price to the company। और जो आर्टिशंस हैं वो लोग भी क्या नहीं कर पा रहे थे, अपना जीवन जो सिर्फ रोजी रोटी और के लिए जो उन्हें चाहिए रहता है उतना भी नहीं कमा पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि उन्हें कंपनी को अपनी जो चीज़ें हैं वो कम दाम में बेचनी पड़ रही थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज ऑल्सो डिक्लाइनिंग। एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो भी डिक्लाइन कर रहा था। ऑल्सो बंगाल वॉज हिट बाय ए डिवास्टेटिंग फेमाइन। साथ ही बंगाल में क्या हुई, फेमाइन आ गई। टेरिबल फेमाइन इन विच 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन पेरिश्ड। जिसमें 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, उन पे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा। 1/3 पॉपुलेशन चली ही गई थी इस फेमाइन की वजह से। इट वॉज कॉज्ड मेनली ड्यू टू द लैक ऑफ इंसाइट ऑन पार्ट ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी रूल कर रही है, तो कंपनी को वहाँ के लोगों के बारे में भी सोचना होगा, वहाँ के लोगों को के बारे में भी ध्यान देना होगा। बट कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो लोग मर गए। द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी वेर ओनली इंटरेस्टेड इन रेवेन्यू कलेक्शन। वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ अपना फंड बढ़ाना है, उन्हें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, रेवेन्यू को कलेक्ट करना है, उन्हें सिर्फ यही करना था। हिस्ट्री रिवील्स दैट द बंगाल फेमाइन एंड द डिवास्टेटिंग कॉज्ड बाय इट्स were the subject of Bankim Chand Chatterjee's novel आनंद मठ। बंकिम चंद्र चैटर्जी की जो बुक है आनंद मठ, उसमें इस फेमाइन के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। ओके, सो ये प्रॉब्लम आ रही थी रेवेन्यू कलेक्शन में। ओके, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोग दे ही नहीं पा रहे थे। द नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? द रेवेन्यू कलेक्शन वॉज द मेन इंटेंशन ऑफ द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का मेन इंटेंशन क्या था? रेवेन्यू को कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्शन। सिंस दिस वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब रेवेन्यू कलेक्शन किस पे डिपेंड करेगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे। जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा उन्हें रेवेन्यू मिलेगा। ओके, क्योंकि वो लोग तो परसेंटेज सेटअप करते थे कि आपके प्रोड्यूस का इतना परसेंट आपको देना है। ओके, इस तरीके से का परसेंटेज वो लोग सेटअप करते थे। तो रेवेन्यू कलेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? रेवेन्यू कलेक्शन डिपेंड कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर। इट वॉज imperative that steps needed to be taken to increase the agriculture production। अब अगर उन्हें रेवेन्यू को बढ़ाना है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी बढ़ाना होगा। इन्वेस्टमेंट इन द लैंड हैड टू बी इंक्रीज्ड। लैंड के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है उसको और ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। With this in the mind, the Permanent Settlement Act was introduced। इसी को ध्यान रखते हुए Permanent Settlement Act को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। अब हम देखेंगे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट क्या है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड द परमानेंट सेटलमेंट in 1793 in बंगाल, बिहार एंड ओडिशा।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये परमानेंट सेटलमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। द ब्रिटिश होप्ड टू अचीव ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय दिस सेटलमेंट। ब्रिटिशर्स की बहुत ज़्यादा होप्स थी, इसके साथ बहुत सारा उम्मीदें थी कि हमें इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिल जाएगा। दे वांटेड to have certainty in revenue collection and also wanted to ensure a minimum amount of revenue। ये वो लोग क्या चाहते थे कि जो रेवेन्यू है उसका अमाउंट मिनिमम रहे ताकि सभी लोग जो है वो रेवेन्यू को भर सके, सभी लोग रेवेन्यू को भरें। Also they wanted a system which required less supervision by the company official। साथ ही वो ये भी चाहते थे कि ऐसा सिस्टम हो जिसमें कंपनी के जो ऑफिशियल्स है, कंपनी के जो लोग हैं, उन्हें ज़्यादा देखरेख नहीं करनी पड़े, ज़्यादा देखना नहीं पड़े कि क्या चल रहा है। ओके, उसे सुपरवाइज नहीं करना पड़े। इन एडिशन दे वांटेड टू हैव ए अलायंस विद द जमींदार। साथ ही वो जमींदार को भी के साथ अलायंस बनाना चाहते थे, जमींदार के साथ जुड़ना चाहते थे। सो इट वॉज कॉल्ड अ जमींदारी सिस्टम। और इस परमानेंट सिस्टम को हम क्या भी कहेंगे, इसीलिए क्योंकि वो लोग जमींदार के साथ जुड़ गए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम जमींदारी सिस्टम भी कहेंगे। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम द लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स वेयर एब्सोल्यूट ऑनर ऑफ द लैंड। जो जमींदार है, ओके, जो लैंडलॉर्ड्स है वही एब्सोल्यूट ऑनर होगा लैंड का। जमीन का ऑनर कौन होगा, जमींदार होगा। ओके, लैंड का ऑनर जमींदार होगा। द फार्मर्स वेयर रिड्यूस्ड टू स्टेटस ऑफ टीनेंट्स ऑन देयर लैंड। और फार्मर्स जो है वो किसके लिए काम करेंगे, जमींदार के लिए काम करेंगे। ओके, उन्हीं की लैंड पे, भले ही वो लैंड चाहे फार्मर्स की नहीं होंगी, बट वो लैंड किसकी हो गई है, अब जमींदार की हो गई है। और फार्मर्स काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, जमींदार के लिए काम कर रहे हैं। द जमींदार वेयर entrusted with revenue collection and they had to pay a fixed amount to the British। अब जमींदार जो है उन्हें काम सौंपा गया था, उन पे भरोसा करके उन पे काम सौंपा गया था कि आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है और एक फिक्स्ड अमाउंट ब्रिटिशर्स को देना है। मतलब जो अमाउंट था रेवेन्यू कलेक्शन का वो फिक्स हो चुका था कि इतना अमाउंट फिक्स करना है और ब्रिटिशर्स को देना है। द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड नॉट इंक्रीज इट। अब रेवेन्यू फिक्स हो गया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अब उसे इंक्रीज नहीं कर सकते। However, the revenue regardless of the harvest had to be paid within the stipulated time। रेवेन्यू चाहे हार्वेस्ट कभी भी हुई हो, चाहे क्रॉप की कटाई कभी भी हुई हो, आपने जो टाइम बताया है, ब्रिटिशर्स ने जो टाइम बताया है, उस टाइम पे आपको रेवेन्यू जो है वो देना पड़ेगा। इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू द सनसेट लॉ के अकॉर्डिंग, इफ पेमेंट डिड नॉट कम इन बाय सनसेट ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम, सूर्यास्त से पहले जो डेट फिक्स हुई है उसके उस दिन के सूर्यास्त से पहले अगर वो नहीं आया, क्या नहीं आया, पेमेंट नहीं आया, तो जमींदारी वॉज टू बी ऑक्शन। ओके, एक लैंड की जमींदारी किसी को दे दी गई है, वो पर्सन कौन है, जमींदार है, वो वहाँ के फार्मर से काम करवाएगा और वहाँ का रेवेन्यू को कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देगा। अगर वो जमींदार अपना जो पेमेंट डिसाइड हुआ है वो फिक्स्ड टाइम पे नहीं दे पाया, तो वो उसकी जमींदारी की ऑक्शन होगी, बोली लगाई जाएगी, और जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट बताएगा वो उसे जमींदारी मिल जाएगी। मतलब इस जमींदारी की नौकरी चली गई। ओके, हम ये मान सकते हैं ये जमींदार का काम चला गया, किसी और को जमींदारी मिल जाएगी। ओके, द ब्रिटिश बेनिफिटेड फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को तो बेनिफिट हुआ क्योंकि उन्होंने तो मनी फिक्स कर दिया था, तो चाहे वो उसे इंक्रीज नहीं कर सकते, पर जो फिक्स्ड अमाउंट है एटलीस्ट उन्हें वो तो मिल ही जाएगा। द अर्निंग ऑफ द कंपनी वॉज थस assured as there was no shortage in the revenue। अब जमींदार को अगर जमींदारी अपनी नहीं छोड़नी है तो चाहे वो फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करे, वहाँ से अगर नहीं हो पाया या तो खुद से लगा के दे, पर उन्हें ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू पूरा कंप्लीट देना है। ओके, तो
ब्रिटिशर्स के पास अर्निंग तो पूरी हो रही थी, इसलिए ब्रिटिशर्स का तो फायदा हो रहा था। द जमींदार्स ऑल्सो बेनिफिटेड बिकॉज देयर ऑनरशिप ऑफ द लैंड वॉज अश्योर्ड। जमींदार्स को भी बेनिफिट हो गया था क्योंकि अब उन्हें उनके पास उनकी जो ऑनरशिप है लैंड की कि उनके पास कितनी ज़मीन है वो अश्योर हो गई थी। ओके, वो उससे संतुष्ट हो गए थे कि हाँ ये इतनी लैंड जो है वो हमारी है। दिस क्रिएटेड ए क्लास ऑफ पीपल हु वुड बी लॉयल टू द ब्रिटिश। अब जब एक क्लास ऐसी बन गई जो अब ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल रहेंगे। मतलब कौन सी क्लास है वो? जमींदार की क्लास है। ओके, क्योंकि अब उन्हें उन्हीं की वजह से जो लैंड की ऑनरशिप है, ब्रिटिशर्स की वजह से उस जमींदार को लैंड की ऑनरशिप मिली है, इसीलिए वो किसके प्रति लॉयल रहेगा? ब्रिटिश के प्रति लॉयल रहेगा। ओके, तो एक क्लास बन चुकी है जो ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल रहेंगे। ओके, अब हम क्या देखेंगे कि इस सिस्टम की शॉर्टकमिंग्स क्या है। शॉर्टकमिंग्स मतलब इसमें नुकसान किसको और क्या हुआ। This system turned out to be very harmful for the peasant and even to some जमींदार। कुछ जमींदार को और पीजेंट्स को, फार्मर्स को ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक रहा। It encouraged the exploitation of the peasants by the जमींदार as they tried to increase their profit। अब जमींदार चाह रहे हैं कि उनका भी प्रॉफिट इंक्रीज हो, इसलिए वो क्या करेंगे? जोर जबरदस्ती करेंगे पीजेंट्स के साथ, फार्मर्स के साथ कि वो रेवेन्यू को पे करें। The peasants depended on money lenders for loans to pay the rent of the जमींदार। अब पीजेंट्स के पास अगर पैसा उस टाइम नहीं होगा तो वो किस पे डिपेंड करेंगे? मनी लेंडर के ऊपर, जो मनी देता है लोन पे उसके ऊपर डिपेंड करेंगे टू दे पे द रेंट ऑफ द जमींदार, ताकि वो जमींदार को वो रेंट पे कर सकें। इफ दे फेल टू पे द रेंट, अगर वो रेंट पे करने में फेल हो गए, आप इमेजिन कीजिए ये हाउस जो है वो किसका है तो ब्रिटिशर्स ने ले लिया है, पर इसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी, इसके पैसा लेने की जिम्मेदारी, इसका रेंट लेने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई है? इस घर की जिम्मेदारी जमींदार को दे दी गई है। और जमींदार, और वहाँ पे रह कौन रहा है, काम कौन कर रहा है? वो कौन कर रहा है? वो तो फार्मर कर रहा है। अब फार्मर के पास इनकम आए या ना आए, उसे पैसा तो जमींदार को देना पड़ेगा, क्योंकि जमींदार को भी अब आगे ब्रिटिशर्स को देना है। तो जमींदार कैसे भी करके पैसा लेगा। अब उसके पास, पीजेंट के पास, फार्मर के पास अगर पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा? मनी लेंडर के पास जाएगा। ओके, मनी लेंडर्स के पास जाएगा ताकि उसका रेंट वो पे कर सके। ओके, if they failed to pay the rent, they were evicted from the ancestral land। अगर वो रेंट पे नहीं कर पाएंगे तो उनसे उनकी ज़मीन भी छीन ली जाएगी जो उनके पूर्वजों की ज़मीन है। The zamindars also become more powerful. There was no incentives for them to improve the land or to use better cultivation techniques। जमींदार पावरफुल हो गए पर उनके पास कोई भी इंसेंटिव नहीं था कि वो किस तरीके से लैंड को इम्प्रूव करें, लैंड को सुधारें, फार्मिंग या कल्टीवेशन की जो टेक्निक्स है उसमें सुधार करें। और उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था ज़मीन में कुछ इन्वेस्ट करने का, कि हम रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम ज़मीन पे कुछ इन्वेस्ट करें, ये भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। The company followed a very rigid policy in acquiring land revenue. Also, the tax collector of the company refused any concession during the time of the famine, drought or any other natural calamity। तो अगर कोई फेमाइन आ जाती है, भूखमरी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, अकाल आ जाता है, या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, कोई नेचुरल बाधा कोई सी आ जाती है, तो भी ये लोग क्या रिफ्यूज़ कर देते थे कि हम कोई भी बहाना नहीं सुनेंगे, कोई भी कंसेशन आपको नहीं देंगे। Many of the zamindar were unable to pay the revenue demand by the British on time and as a result lost their land since the initial revenue demand by the British was very high। क्योंकि सबसे शुरू में रेवेन्यू की डिमांड कितनी रखी थी? ज़्यादा रखी थी, बहुत ज़्यादा रख दी थी, इसलिए ज़मींदार को अपनी ज़मींदारी छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अमाउंट ब्रिटिशर्स को नहीं पे कर पाए,
क्योंकि उन्हें फार्मर से भी इतना नहीं मिल पाया था। These lands were then auctioned off, फिर इन जमीनों की भी बोली लग गई। ओके, तो ये नुकसान पहला तो फार्मर्स को तो है ही, और कुछ जमींदार जो लोग जमींदारी नहीं दे पाए थे, पैसा नहीं दे पाए थे, उनको भी नुकसान। Also, later at the beginning of the 19th century, the situation changed. Later 19th century के starting में situation change हुई, agriculture improved and the income of the zamindar increased, but the company did not benefit as the revenue was permanently fixed. अब एग्रीकल्चर तो इम्प्रूव हो चुकी है, एग्रीकल्चर 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है, उसकी कंडीशन, प्रोडक्शन अब ज़्यादा हो रहा है, तो ज़मींदार के पास भी इनकम आ रही है, पर कंपनी को इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने तो रेवेन्यू को फिक्स कर दिया है, तो चाहे हमारा प्रोडक्शन कितना भी हो, आपको तो उतना ही अमाउंट मिलेगा। इसलिए किसका नुकसान हुआ इसमें कंपनी का नुकसान हुआ। ओके, तो ये था हमारा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ओके, अब हम नेक्स्ट दो सिस्टम है जो रॉट वाली सिस्टम है, महल वाली सिस्टम है, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, टिल देन एक बार आप परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को देखें, उसके शॉर्टकमिंग्स को देखें। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।